क्या आपका सिनेमा आपको बेवकूफ बना रहा है? आप कहेंगे कि ये कैसी फिजूल की बेवकूफाना बात है, लेकिन जरा गौर से सोचिए, पिछले 8-10 सालों का सिनेमा आपको कहीं पॉलिटिकली डम्ब तो नहीं बना रहा है, या बहुत चालाकी से आपको ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है कि आप डम्ब बने रहें। अगर इन बातों को सुनकर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो थोड़ा पीछे चलते हैं, 3 फिल्मों की बात करते हैं। और पहली फिल्म है पीके। पीके फिल्म रिलीज हुई थी 2014 में और ये अंधविश्वास पर करारी चोट करती है। ये फिल्म फर्क बताती है कि आस्था और आस्था के नाम पर दलाली जो चल रही है उसमें क्या अंतर है। तुम्हारी बिरादरी की है। रंग दे बसंती, ये फिल्म रिलीज हुई थी जनवरी 2006 में, लेकिन दावे के साथ ये बात कही जा सकती है कि आज की तारीख में शायद ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाती, क्योंकि फिल्म में जो मेन विलन थे वो थे उस वक्त के रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री को मेन विलन दिखाया गया था। मिग के विमानों में क्या प्रॉब्लम थी, उसकी खराबियों की वजह से कैसे हमारे पायलट शहीद होते थे, इस मुद्दे को उठाया गया था। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म आई थी 2006 में, जिसने मॉडर्न टाइम में भी गांधी को रेलेवेंट बना दिया और गांधीगिरी को एक फैशन। भूत चढ़िया सर पे आज के जमाने में नहीं चलते बापू, उस जमाने में भी नहीं चलते थे। याद है उनको 3 गोली मार के टपका दिया था किसी ने। पर जीत किसकी हुई, जिसने गोलियां चलाई या जिसने वो गोलियां सीने पे खाई? करेक्ट। अब आप खुद सोचिए, आज के वक्त में जब गोडसे को हीरो बनाया जा रहा है, क्या ऐसी फिल्म आ सकती थी? आज अगर बापू होता ना तो बोलता कि देश तो अपना हो गया है लेकिन लोग पराये हो गए। सिनेमा बहुत ताकतवर मीडियम है। यह सिनेमा की ताकत ही है कि रंग दे बसंती जैसी फिल्म 70 साल के बाद भी आपके अंदर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जिंदा कर देती है। आपको अपनी बात कहने के वो मायने, वो तरीके सिखाती है कि आप निर्भया के लिए इंसाफ की फरियाद लेकर राष्ट्रपति भवन पे भी चढ़ जाते हैं। अब आप गौर से सोचिए कि पिछले 10 साल में सिनेमा बदल क्यों गया है। पहले का सिनेमा आपको सवाल पूछना सिखाता था। अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब। पहले का सिनेमा आपको रैशनल होना सिखाता था। पहले का सिनेमा अगर गांधी की बात करता था तो क्रांति की भी बात करता था। ये देश बदलेगा, हम बदलेंगे इसे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि हवा पूरी तरह से बदल गई? हमारी फिल्मों से मुद्दे गायब हो गए और उनकी जगह स्क्रीन पर हमें प्रोपोगेंडा दिखने लगा। कुछ लोगों का कहना है कि फिल्मकारों पर एक अजीब किस्म का प्रेशर है ताकि वो इस तरह की फिल्मों पर काम ना करें, क्योंकि अगर इस तरह की फिल्में सामने आईं और लोगों ने क्रांति की, समझदारी की, तार्किक बातें करना शुरू कर दिया तो फिर किसको प्रॉब्लम होगी ये आपको भी पता है। क्या करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मनोविज्ञान को समझने और जानने वाले लोग भी ये मानते हैं कि ऐसी फिल्में आपके दिमाग पर बहुत असर करती हैं जो थॉट प्रोवोकिंग होती हैं। जब आप घर आते हैं आप उसके बारे में सोचते हैं और बहुत दिनों तक आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। ऐसी ही फिल्में कई बार क्रांति की वजह बनती हैं। लेकिन क्रांति झेलेगा कौन? किसी भी शासन के लिए ना अंधेरे में पड़ी जनता, रील पर झूमने वाले नौजवान और बेमतलब के एक्शन सीन पर उछलने वाले लोग बहुत मुफीद होते हैं, क्योंकि ये शोर नहीं करते, ये सवाल नहीं करते। एक कहानी सुनाता हूं आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर ने लोगों के दिमाग को अपने कब्जे में करने के लिए सिनेमा और मीडिया को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया था। हिटलर का प्रचार मंत्री था गोयबॉल्स। आप सब उसके बारे में जानते होंगे, लेकिन शायद बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि गोयबॉल्स जो है वो हमेशा अपनी जो साप्ताहिक मीटिंग्स किया करता था उसका एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा वक्त वो जर्मनी के फिल्म मेकर्स के साथ बिताता था। गोयबॉल्स के इर्द गिर्द फिल्म के निर्देशकों की, फिल्म के एक्टर्स की एक बड़ी फौज मंडराते रहती थी। वो उसकी चापलूसी करती थी और गोयबॉल्स उनको फिल्मों में अच्छे रोल दिलवाता था। गोयबॉल्स यहां तक कि उनके फिल्मों की स्क्रिप्ट भी चेक किया करता था कि ये फिल्में जर्मनी के प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करने लायक हैं या नहीं।
और उसके बाद जब गॉयबल्स इन फिल्मों को अप्रूव करता था तो ये फिल्में रिलीज होती थीं और जर्मनी की जनता इन्हें देख करके हिटलर के प्रोपेगेंडा में ऐसे मस्त रहती थी जैसे शायद किसी और देश की जनता भी हो रही हो। इससे जुड़ा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया आपको कह के सुनाता हूं जो शायद आज के वक्त में बहुत मुश्किल है। अब चूंकि फिल्म में रक्षा मंत्री को एंटेगनिस्ट के तौर पे दिखाया गया था, तो उस वक्त जो देश के रक्षा मंत्री थे प्रणव मुखर्जी, उनको फिल्म की टीम ने बुलाया और उनसे कहा कि आप प्लीज पहले फिल्म देख लीजिए, उसके बाद ही हम फिल्म को रिलीज करेंगे। प्रणव फिल्म को देखने के लिए बैठे और बीच इंटरवल में वो फिल्म से उठकर चले गए। लोगों को डर लगा कि शायद वो फिल्म का कंटेंट देख के नाराज तो नहीं हो गए हैं। बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक लाइन का बड़ा छोटा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरा काम फिल्में पास करना नहीं है, मेरा काम देश चलाना है। फिल्में बनाना आप लोगों का काम है। सेंसर बोर्ड को फिल्म दिखाइए, अगर सेंसर बोर्ड फिल्म को अप्रूव करता है तो फिल्म को बेशक बिना किसी झिझक के रिलीज कीजिए। उसके बाद इस देश में क्या हुआ ये सबके सामने एक इतिहास है। रंग दे बसंती ने लोगों को क्रांति करने के नए मायने दिए। रंग दे बसंती ने लोगों को यह बताया कि जब आपको अपने दिल की बात कहनी हो, आपको अपने जज्बात जाहिर करने हो और आपको शासन से कुछ कहना हो तो उसके कितने तरीके आपके पास मौजूद हैं। आप भी सोचिएगा आखिर वो किसका अदृश्य रिमोट है जो फिल्मकारों की आवाज को बड़ी खामोशी से लगातार म्यूट कर रहा है। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की।